वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को हम सेट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेट में 20 से 22 क्वेश्चन हम रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में भी कम समय लगे और बहुत सारे सेटों में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर अप करवा सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट लाइट बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। तो आप सोलर सिस्टम में हमारे प्लेनेट आप जानते हैं, ये आपका सन होता है, फिर आपका जो है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। तो अब आपसे पूछ रहा है कि मार्स के बाद कौन सा प्लेनेट आता है और उसके बाद कौन सा प्लेनेट आता है जिसके बाद आपका यूरेनस आता है। तो बीच के दो प्लेनेट आपसे पूछ रहे हैं। तो यदि आपको पोजीशन याद है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो, जुपिटर एंड सैटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं जुपिटर के एटमॉस्फेयर की, तो जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाईएस्ट कंपोजिशन किसकी है। तो हाईएस्ट कंपोजिशन जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की है 90%, 90% हाइड्रोजन है और 10% क्या है, हीलियम है। जुपिटर की यदि हम बात करें तो चौथा सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसको आप पृथ्वी से टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हो। जुपिटर के ऊपर एक बहुत बड़ा रेड कलर का आपको रेड स्पॉट दिखता है। जब आप देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या है, रेड स्पॉट दरअसल वो वैज्ञानिक मानते हैं एक बहुत बड़ा आपका क्या है, तूफान है, स्टॉर्म है। यदि हम बात कर लेते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर अपने एक्सिस पर घूमता है 9 घंटे 55 मिनट में, यानी कि आपसे अपने एक्सिस पे रोटेशन ले लेता है 9 घंटे 55 मिनट में। तो यहाँ पे मैं इस वजह से कह सकता हूँ कि जुपिटर एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे सबसे कम समय के लिए दिन होता है। तो आपसे यदि पूछ लिए परीक्षा में कि सबसे कम समय के लिए दिन कौन से प्लेनेट पे होता है, तो उसका आंसर है आपका जुपिटर। ओके, अब हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का जो नेचुरल सैटेलाइट है या इसका जो मून है जिसे हम बोलते हैं गैनीमेड, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न के बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य 2019 में उजागर हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। 2019 में हमने 20 नए मून्स या मैं कहूं नेचुरल सैटेलाइट है जो सैटर्न के, उनका पता लगाया है। तो अब एक क्वेश्चन में चेंज आ गया है कि जुपिटर के सबसे पहले सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट या मून हुआ करते थे जिनकी संख्या 79 थी, लेकिन अब सैटर्न के 20 मून नए खोजे गए हैं जिसकी वजह से इसके नेचुरल सैटेलाइट या मूनों की संख्या 82 हो गई है। तो इसका अब आपसे पूछ ले आने वाली परीक्षाओं में नेचुरल सैटेलाइट या मून सबसे ज्यादा किसके हैं, तो उसका आंसर होगा दोस्तों सैटर्न। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न अपने एक्सिस पर 10 घंटे 34 मिनट का समय लेता है अपने एक्सिस पर रोटेशन करने के लिए, जिसकी वजह से यदि आपसे पूछ लिए सेकंड ऐसा प्लेनेट कौन सा है जिसपे दिन सबसे कम होते हैं, तो जुपिटर के बाद नंबर आता है सैटर्न का। ओके, यदि इसके ऑर्बिट की बात करें, सन के अराउंड जो इसका ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट को पूरा करने में इसको 29.4 साल लग जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है सैटर्न के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मून्स के बारे में। तो इसके जो लार्जेस्ट मून है वो है टाइटन और रिया। टाइटन और रिया किसके मून है, ये सैटर्न के मून। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून्स। तो इसका आंसर अब जुपिटर नहीं होगा, इसका आंसर आपका सैटर्न होगा। इसको आप अपडेट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग राउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है एस्टेरॉयड, एक होता है मिटियोर, एक होता है कॉमेट। एस्टेरॉयड होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका प्लेनेट मार्स है और ये आपका प्लेनेट जुपिटर है। इसके बीच में आपको एक बेल्ट दिख रही है जिसमें छोटे छोटे से आपको पत्थर दिख रहे हैं। दरअसल ये पत्थर ही एस्ट्रॉयड कहलाते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ये सन के अराउंड जो एस्ट्रॉयड रिवॉल्व करते हैं ये प्लेनेट से आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी बेल्ट है आपको दिख रही है जिसमें पूरे एस्टेरॉयड हैं, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है। जुपिटर और मार्स के बीच में ये पड़ती है। इसके बाद हम मिटियोर्स की बात करें तो मिटियोर एस्टेरॉयड से कैसे अलग हुए। देखिए आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है उसका अपना एक क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो इसके पास यदि कोई स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो उसे खींच लेती है। अब एटमॉस्फेयर की वजह से जो
जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसमें क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, फ्रैक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसमें ऊष्मा यानी कि आग उत्पन्न हो जाती है, वो जलने लगता है। तो यदि आप आसमान में देखोगे, जैसे आपको टूटता तारा दिखाई देता है, जिसको आप टूटता तारा बोलते हैं, दरअसल मिट्योर होता है, ओके, जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मिटियोर्स होते हैं। और जब मिटियोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में गिरते हैं तो उसे मिटियोर शावर कहा जाता है। अब बात आती है कॉमेट। कॉमेट मिटियोर और एस्ट्रॉइड से कैसे अलग है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, जो कॉमेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, बट उनकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो बहुत अलग है। जो मिटियोर, जो कॉमेट होते हैं, धूमकेतु होते हैं, वो आइस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और डस्ट के कॉम्पोजिशन होते हैं, और ये किसके, सन के ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, व्हाट शुड बी द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज नोन एट इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये आपसे पूछ रहा है, यदि अर्थ की जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जो इंटरनेशनल जो आपकी डेट लाइन है, ठीक है, उससे टाइम, भारत का टाइम कितना फास्ट है, 5.5 घंटे आगे है, ओके। सो जब इंटरनेशनल डेट लाइन पे 12 बज रहे होते हैं तो भारत में कितने बज रहे होते हैं, 5:30 PM, ठीक है। तो 12 नून की बात हो रही है, तो 12 नून जब इंटरनेशनल डेट लाइन पे होते हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होते हैं शाम के। अब अर्थ की डायरेक्शन को, रोटेशन को रिवर्स कर दोगे, तो 12:30 में से जब आप 5.5 घंटे माइनस करोगे, क्योंकि जब यहाँ पे तो फास्ट है तब इंडिया स्लो हो जाएगा 5.5 घंटे, तो आप 12 में से 5.5 घंटे माइनस करोगे तो तब आपका क्या आएगा, 6:30 AM होगा। तो फिर भारत में कितना टाइम होगा, 6:30 AM। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6:30 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। तो ये मार्स के ऊपर निम्नलिखित 4 कंडीशन में आपको दी गई हैं, कौन सी कंडीशन फिट बैठती है जिसकी वजह से मार्स पे जीवन संभव हो सकता है। तो मार्स कहीं भी जीवन संभव होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपका वायु, और दूसरा होता है आपका वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जो अक्रेंस जो मार्स है उस पे आपको आइस कैप्स और फ्रोजन वाटर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से एक सुटेबल कंडीशन बन जाती है मार्स पे जीवन होने की वजह। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायमंड रिंग इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं डायमंड रिंग फिनोमिना क्या होता है। यहाँ पे आप पहले ये तस्वीर देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सूरज की रोशनी दिख रही है, ये आपका चंद्रमा है, और ये लाइट लाइट राइट में इसके जो बाउंड्री के अराउंड आपको लाइट दिख रही है, उनको आप मिलाओगे तो ऐसे आपकी एक रिंग बनती है, जिसे हम ये डायमंड रिंग बोलते हैं, ठीक है। इस डायमंड रिंग फिनोमिना को एक्चुअली में बेलेज बीड इफेक्ट बोला जाता है, बेले बीड्स इफेक्ट, ओके। तो ये होता कब है, ये देखिए पेरिफेरल जो इसकी बाउंड्री है मून की, दरअसल क्या होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है, मून जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आने से रुकती है, और ये जब पेरिफेरल यानी कि आपकी जो बाउंड्री है मून की, वहां पे आप ये सूरज का प्रकाश देख रहे हो, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है रिंग नुमा, जिसे हम बेले बिड इफेक्ट बोलते हैं या फिर डायमंड रिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि डायमंड रिंग इफेक्ट होता क्या है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ सनशाइन रिसीव्ड एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो सनलाइट आती है उसको आप कैसे मेजर करोगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से वो मेजर की जाती है। तो अर्थ की सरफेस पे जो लाइट आती है उसको हम कैम्पबेल स्टोक रिकॉर्डर से मेजर करते हैं। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। दरअसल दोस्तों, जो कैम्पबेल स्टोक रिकॉर्डर है, इसको बनाया था जॉनी फ्रांसिस कैम्पबेल ने 1853 में, और इन्हीं के नाम पे इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वुड यू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज एट नॉर्थ पोल। तो किस दिन आपको जो है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सन रेज का देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल की यहाँ पे आपको बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस आपको समझनी होगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको पृथ्वी दिख रही है, ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका इक्वेटर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे है आपका नॉर्थ पोल, और ये नीचे क्या होता है आपका साउथ पोल। अब यहाँ पे आप देखिए,
कहाँ पे आपको जो है सबसे ज़्यादा लाइट जो है नॉर्थ पोल पे देखने को मिल रही है, और वही वही पोजीशन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 21 जून का एक दिन होता है जब सूरज की किरणें नदर्न हेमिस्फेयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उस पे वर्टिकल गिरती है। तो वो वाली कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली 21 जून की। अब यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए आप, ये जो आपका नॉर्थ पोल है, इस पूरे नॉर्थ पोल पे आपको क्या सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे समर टाइम चला हुआ है। और नीचे हम साउथ पोल में बात करें जो आपको आपको अंधेरे में दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे विंटर टाइम चला हुआ है। सो सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा रेज, सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस सूर्य की किरणों का कब पड़ रहा है, 21 जून को नॉर्थ पोल पे। तो इसका आंसर होगा आपका व्हेन द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटलिटी फॉर अ सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, वो कितने समय के लिए कुल होता है, कितने समय तक आप जो है टोटल सूर्य ग्रहण देख सकते हो, ये आपसे पूछ रहे हैं। सो टोटल जो समय होता है वो 7 मिनट अराउंड 32 या फिर 40 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 7 मिनट 40 सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो जब मून आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, प्रकाश रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका सोलर इक्लिप्स रखता है। अब क्या होता है, ये थोड़े समय के लिए ही बना रहता है। इसका रीजन क्या होता है कि अर्थ जो मून के द्वारा जो शेडो एरिया बनाया जाता है अर्थ के ऊपर, अर्थ के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से इसका एरिया बहुत ही कम मात्रा में होता है। और यही एक रीजन भी होता है जिसकी वजह से आपको अर्थ के कुछ हिस्सों से ही आप जो है सूर्य ग्रहण को अच्छी तरह से देख पाते हो। ओके, सो इसका जो टोटलिटी टाइम होता है वो होता है 7 मिनट 32 सेकेंड का, या फिर आप 40 सेकेंड भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका द सोलर एक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन। अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ ही रीजन है पृथ्वी के जहां से आप जो है सूर्य ग्रहण को पूरा देख पाते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था जब मून की शेडो होती है वो पृथ्वी पे क्रॉस सेक्शन में पड़ती है, तो जितना एरिया उसके क्रॉस सेक्शन में आता है उस एरिया के लोग जो है सोलर एक्लिप्स को देख पाते हैं। और इस शेडो रीजन से जो एरिया बाहर होते हैं उनको जो है सूर्य ग्रहण नहीं दिखता है, या बिल्कुल ही कम दिखता है, दिखता ही नहीं, ठीक है। तो यही एक कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। आगे हम बात करते हैं साइडरियल मंथ किसे बोलते हैं। साइडरियल मंथ, देखिए दोस्तों, जो आपकी अर्थ है, आपको ये डायग्राम से समझा देता हूं। अर्थ क्या होती है, हर महीने 30 डिग्री घूमती है अपने ऑर्बिट पर, ठीक है, जो अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, हर महीने घूमती है। अब इस 30 डिग्री का ड्यूरेशन जो ये तय करती है पृथ्वी, इसके बीच में जो आपका चंद्रमा होता है, ठीक है, वो अर्थ का एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है, यानी कि वो 360 डिग्री घूम जाता है। और जो ये जो पूरा ड्यूरेशन होता है जिसमें मून को समय लगता है एक ड्यूरेशन, एक 360 डिग्री की पूरा करने में, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइडरियल मंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द पीरियड इन विच द मून कंप्लीट्स एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। आइसोस्टेसी क्या होता है, आइसोस्टेसी क्या होता है, यदि आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा। देखिए एक तो होती है क्रस्ट होती है और एक होती है मेंटल होती है, ठीक है, ये क्रस्ट होती है और ये मेंटल होती है। अब ये क्रस्ट होती है जो मेंटल के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है। अब कई जगह पे क्रस्ट की जो है थिकनेस ज़्यादा होती है, कहीं पे भी सबमर्ज, थोड़ी सबमर्ज हो जाती है, और कहीं पे पूरी तरह से फ्लोट करती है। एक इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में बना रहता है, इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में एक बना रहता है, उसी इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टेसी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट दैट दे हैव द एबिलिटी टू राइज एंड सिंक। तो ये किसकी वजह से होता है, आइसोस्टेसी की वजह से होता है। कॉन्टिनेंटल और ओशियन क्रस्ट इन दोनों में एबिलिटी होती है राइज और सिंक की। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यू टू विच क्रस्ट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ मेंटल लाइक आइस क्यूब इन वाटर। अभी मैं आपको बता रहा था क्रस्ट मेंटल के ऊपर फ्लोट करती है, तो आइसोस्टेसी की वजह से। द फिनोमिना व्हेन अर्थ्स क्रस्ट गेन वेट ड्यू टू माउंटेन बिल्डिंग और ग्लेशिएशन इट डिफॉर्म एंड सिंक्स डीपर इनटू मेंटल। मैं आपको बता रहा था
जहाँ क्रस्ट पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में पहाड़ी क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा पहाड़ माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पे वेट गेन जो है क्रस्ट का ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी मेंटल में धंस जाती है। ठीक है, तो ये सारा फिनोमेना किसकी वजह से हो रहा है, ये आइसोस्टेसी की वजह से हो रहा है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। बट वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, बना रहता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन फोटो में साफ दिखाया गया है, यहाँ पे आप आइसोस्टेसी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्मा दैट इज मोर ग्रेनेटिक टेंड्स टू बी वेरी एक्सप्लोजिव। मैग्मा जिसमें ग्रेनेटिक कंटेंट ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैग्मा जो होता है उसमें जब वाटर वेपर कंटेंट, ठीक है, वाटर वेपर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तब जो वो मैग्मा होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑफ रिलेटिवली हायर वाटर कंटेंट। नेक्स्ट है आपका वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है ये अर्थ और ये सन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। ठीक है, जो आपकी बनती है लगभग 93 मिलियन माइल, 150 मिलियन किलोमीटर आप बोल सकते हो। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखनी है, तो ये है एग्जैक्ट वैल्यू वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। आगे आपका ऑन द सरफेस ऑफ मून। देखिए जो सरफेस होता है मून का, चंद्रमा का, उस पे जो ग्रेविटी होती है, जो अर्थ की ग्रेविटी वैल्यू है उससे 1.6 होती है। ठीक है, तो जो अर्थ पे सॉरी जो मून पे ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है वो 1.625 होती है, जबकि अर्थ पे 9.2 अराउंड समथिंग होती है। ऐसे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा देख लीजिए जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे, वो अर्थ की एक्सेलेरेशन ग्रेविटी से 1/6 होती है। और वेट हमारा क्या होता है, mg। वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी 1/6 हो रही है, तो आपका जो वेट अर्थ के ऊपर है और वही वेट आपका मून के ऊपर क्या होगा, कम होगा। लेकिन मास जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो मून हो या चाहे हमारी अर्थ हो, वो दोनों पे कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मास रिमेन कांस्टेंट, ओनली द वेट इज लेसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इन विच रीजन कैन द फिनोमिना ऑफ मिडनाइट सन बी ऑब्जर्व। जहाँ जहाँ पे आपको आधी रात को सूर्य देखने को मिलता है, सूर्य छिपता ही नहीं रात के समय में भी, वो फिनोमिना मिडनाइट सन कहलाता है। तो वो आपको कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, ये सारी घटनाएं आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ये सारी घटनाएं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्थ लोकेशन ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। आप जानते हैं जो अर्थ है वो सन के ऑर्बिट के अराउंड घूमती है, तो कुछ ऐसी पोजीशंस आती हैं। यहाँ पे उसी पोजीशन की आपको सीक्वेंस पूछ रहा है, जिन्हें हमें जियोग्राफी में नाम दिया हुआ है, इक्विनॉक्स, ऑटोनोमल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनकी सीक्वेंस क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च जो होता है उसे हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स दरअसल उस कंडीशन को कहा जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो 20-21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, 21 मार्च के बाद, मार्च के बाद आता है आपका जून। ठीक है, जून में आपका होता है समर सोलिस्टिस। ठीक है, जब नदर्न हेमिस्फेयर को सूर्य की रोशनी मिलती है वो आपका समर सोलिस्टिस हो जाता है। और जब आपके उसके सदर्न हेमिस्फेयर को सूर्य की रोशनी मिलती है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, विंटर सोलिस्टिस हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए 21 जून का जो होता है समय वो आपका समर सोलिस्टिस होता है। फिर इसके बाद आता है 23 सितंबर, जिसे हम ऑटोनमल इक्विनॉक्स बोलते हैं। और फिर आता है दिसंबर। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन जाती है, वो आती है आपकी वर्नल इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, ऑटोनमल इक्विनॉक्स और विंटर सोलिस्टिस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द अर्थक्वेक ऑफ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया। सो ईस्टर्न मार्जिन एशिया में जो अर्थक्वेक आते हैं वो दरअसल किस कंडीशन की वजह से आते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। दरअसल दोस्तों जो पैसिफिक प्लेट है वो एशियाटिक प्लेट के अंदर क्या हुई है, धसी हुई है, जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से दोनों में बार बार मूवमेंट होती रहती है। और धसे सबडक्शन होने की वजह से क्या होता है, बार बार जो है हमें समुद्री तूफान और सुनामी देखने को मिलती है, ज्वाला फटने, जो
ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, उनके फटने की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। दिस इज अ रीजन सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंडर एशियाटिक प्लेट। नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज एनंशिएटेड बाय ब्लैक होल का प्रिंसिपल किसने दिया था? सो ब्लैक होल का प्रिंसिपल देने वाले थे, उनका नाम था एस चंद्रशेखर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी है राइट आंसर। During a Venus transit, the planet appeared as a tiny black circle moving on the sun. The black color on the sun is because the planet. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि देखिए जब वीनस अपने ऑर्बिट में जो है मूव करता है सन के अराउंड जो उसका ऑर्बिट है, तो एक समय ऐसा आता है जब आप अर्थ से देख सकते हो जब वो सूरज के सामने से जा रहा होता है। ये कंडीशन काफ़ी बार हो चुकी है, ठीक है, इसके गवाह भी हम बन चुके हैं। तो क्या होता है जब वीनस जाता है हम उसको देखते हैं तो ब्लैक कलर आपको पूरा दिखाई देता है टोटली, ठीक है। तो वो ब्लैक कलर किसकी वजह से दिखाई देता है? तो वो जो आपका प्लेनेट होता है वो एक ब्लैक होल की तरह काम करता है। सो इसी वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज, जो अर्थ है और चंद्रमा है उसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिस लूनार। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज फॉसिल स्टार। देखिए फॉसिल स्टार क्या होता है? फॉसिल मान लीजिए सूर्य है, सूर्य अपनी न्यूक्लियस से एनर्जी बनाता है। मान लीजिए न्यूक्लियस की एनर्जी खत्म हो गई और इसके जो आउटर एटमॉस्फेयर में जितने भी एलिमेंट्स वगैरह जो भी कंपोजिशन थी वो सारी एक्सपेल यानी कि बाहर हो गई। अब इसके अंदर बस एक क्या बचा हुआ है, न्यूक्लियस बचा हुआ है। तो इस कंडीशन वाले स्टार को बोला जाता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार। तो जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं वो फॉसिल स्टार होते हैं आपके। ऑप्शन डी है राइट आंसर। तो ये थे आपके सेट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।